नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एपिक्स क्लासेस एडुटेक के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं लेकर आज के समसामयिक मुद्दे। और ये समसामयिक मुद्दे आपके आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे आप रीट की परीक्षा दे रहे हो, पटवार की परीक्षा दे रहे हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, बैंक की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज की कोई भी परीक्षाएं हो, उन सभी के लिए ये जो करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। और आजकल हर परीक्षा में ये समसामयिक मुद्दे जो हैं, ये समसामयिक मुद्दे पूछे जाते हैं। और इस क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से लेकर आप लोगों के पास खेलकूद से जुड़े हुए, अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए, नियुक्तियों से जुड़े हुए, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, उसी के साथ साथ बहुत सारी सरकारी योजनाओं, सरकारों के वेब पोर्टल्स और सरकार द्वारा जारी किए गए जितने भी ऐप हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और हमारी आज की क्लास की शुरुआत जो है, शुरुआत जैसा कि हम लोग करते हैं एक सुविचार के साथ, और वो सुविचार जो आपके पूरे दिन को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ भर देगा कि आराम करने वालों के भी अरमान क्या रहते हैं, सोते रहते हैं। आराम करने वालों के अरमान भी सोते रहते हैं, पर किस्मत तो उनकी जागती है जिनके सपने उन्हें सोने नहीं देते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति आराम करते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है, उनके अंदर के जितने भी अरमान होते हैं, वो अरमान ये सोचते हैं कि जब ये इंसान ही आराम कर रहा है तो हम भी क्या कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। तो उनके अरमान, उनकी ख्वाहिशें, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, वो भी क्या करने लग जाती हैं, आराम। लेकिन सपने किसके पूरे होते हैं, किस्मत किसकी जागती है, किस्मत उसकी जागती है जिसके जो सपने होते हैं, जिसकी जो ख्वाहिशें होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, जो टारगेट होते हैं उन बच्चों के, वो उन्हें क्या नहीं करने देते, सोने नहीं देते। और वो दिन रात उन्हें पुश करते रहते हैं इस चीज़ के लिए कि हमें मेहनत करनी है, हमें और पढ़ाई करनी है, हमें और कुछ जानना है। ये भी हम लोगों के हाथ से रह गया है। और ये सब चीज़ें जो देखते रहते हैं ना कहीं किस्मत जो है ना, वो किस्मत उन्हीं की क्या करती है, जागती है। तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, अगर किस्मत को जगाना है तो सोना नहीं है। आपके सपने आपको सोने नहीं देंगे। अपने सपनों को इतना बुलंद कीजिए, अपनी इच्छाओं को इतना दृढ़ कीजिए कि कहीं ना कहीं वो इच्छा और वो सपने आपको सोने नहीं दें, वो आपको मजबूर करे कि हमें दिन रात क्या करनी है, मेहनत करनी है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं क्लास। देव कुमार, सुधांशु, गौतम कुमार मंडल, अपूर्वा, नितेश कुमार, अरविंद चौधरी, मीनाक्षी कुमारी, अंकित कुमार, अभी गुजर, विकास, कुश, विकास इंद्रापुरा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय यादव, एस कुमार, गोविंद, राकेश कुमार, पप्पू सैनी, श्रीमांता गराई, लक्ष्मी गुजर, रोजा खान, धर्मेंद्र दास, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और भी जितने भी बच्चे जुड़े हैं उन सभी का दिल से वेलकम, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। और इसी के साथ आज की खबरों की क्या करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं। आज की पहली खबर महिला सशक्तिकरण के ऊपर कि आने वाली 26 जनवरी और आने वाली 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे की परेड है उसमें शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी भावना कांत। ठीक है, रिपब्लिक डे परेड, और रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट जो है वो भावना कांत बनेंगी। इस रिपब्लिक डे की परेड में वायुसेना की जो झांकी है, उस वायुसेना की झांकी में ये जो फाइटर प्लेन है, वो फाइटर प्लेन ये उड़ाएंगे, जिन फाइटर प्लेन के जरिए वायुसेना की जो ताकत है, उस ताकत को गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। और अभी तक कोई भी महिला फाइटर पायलट जो है वो रिपब्लिक डे की परेड में शामिल नहीं हुई है, लेकिन ये पहली महिला जो है ये बन गई है। कहां पर तैनात हैं, किस तरह के लड़ाकू विमानों को उड़ाते हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अपनी क्लास में। अगला जो न्यूज है आप लोगों के सामने, अगली न्यूज है कि आज से लखनऊ में शुरू होगा हुनर हाट का आयोजन और वोकल फॉर लोकल होगा आकर्षण। देखिए कहां पर हो रहा है, 22 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2021 अवध शिल्पग्राम लखनऊ जो है, वहां पर हमारा जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा ये जो हुनर हाट है, इस हुनर हाट का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन करने के पीछे जो एकमात्र उद्देश्य है, जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनकी थीम है कि हमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, हमें लोकल प्रोडक्ट्स जितने हैं, विदेशी जितने भी उत्पाद हैं उनमें से निर्भरता घटानी है, और हमारे जितने भी देशी उत्पाद हैं उन पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना है। उसी थीम के साथ जो है ये हुनर हाट आज से जो है वो यूपी की राजधानी लखनऊ जो है, उस लखनऊ में क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें आप सभी जानते होंगे, आप सभी लोगों ने देखा होगा, श्रीलंका के खिलाड़ी
हैं ये। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बात की जाए तो श्रीलंका के बहुत ही अच्छे बॉलर के रूप में जाने जाते हैं लसिथ मलिंगा, और लसिथ मलिंगा ने हाल ही में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास का क्या कर दिया है, ऐलान कर दिया है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट आईपीएल जैसी जो श्रृंखलाएं होती हैं इनसे संन्यास का ऐलान किया है। अब ये ऐलान के दौरान आईपीएल में ये किस टीम का हिस्सा थे और किस टीम के हिस्से के साथ साथ आईपीएल को इनका क्या क्या योगदान है, इन सभी चीजों के बारे में अपनी क्लास में एक प्रश्न के माध्यम से चर्चा करेंगे। अगली खबर आप लोगों के पास है नई शिक्षा नीति 2020 की तरफ से। इन प्रश्नों से जुड़े हुए बहुत अच्छे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी जो है वो आज क्लास में प्रश्नों के साथ मैंने आप लोगों के लिए जोड़े हैं बच्चों। तैयार रहना उन प्रश्नों के लिए, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई जो जीके है ना वो जीके आप पहले पढ़ चुके हैं। नई शिक्षा नीति 2020 की थीम पर आधारित होगा विश्व पुस्तक मेला 2021। और ये विश्व पुस्तक मेला जो है, ये विश्व पुस्तक मेला कहां पर आयोजित किया जाता है बच्चों, दिल्ली में आयोजित किया जाता है। दिल्ली में जो है वो दिल्ली में वर्ल्ड लेवल का बुक फेयर जो है वो बुक फेयर आयोजित हो जाता है। और इस बार जो ये विश्व पुस्तक मेला आयोजित होने वाला है ये किसकी थीम पर आयोजित होगा, नई शिक्षा नीति 2020। और नई शिक्षा नीति 2020 के जितने भी प्रावधान हैं उन सभी प्रावधानों पर इस मेले को क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। अगली खबर आप लोगों के सामने है जरूरी कागजी कामों के लिए पीवीसी और ई आधार भी होगा पूरी तरह से मान्य। और ये जानकारी किसने दी है, ये जानकारी दी है UIDAI ने। देखिए आधार कार्ड, बहुत सारे ऐसे कामकाज होते हैं जहां पर हमसे आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाती है, ओरिजिनल कॉपी मानी जाती है, वहां पर ना तो पीवीसी काम आता है ना आपका ई आधार जो है वो काम आता है। लेकिन अब जो है वो ये UIDAI जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है कि चाहे किसी भी लेवल का जरूरी कागजी काम हो, लेकिन व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा उसके हाथ में रहती है, मोबाइल जो है वो हर समय उसके हाथ में उपलब्ध रहता है। और इन जरूरी कागजी कामों के लिए ये पीवीसी और ई आधार भी अब पूरी तरीके से क्या होगा, मान्य होगा। कोई भी आपको इसकी मान्यता मानने से क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। अगली खबर आप लोगों के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। तेजपुर विश्वविद्यालय, और तेजपुर विश्वविद्यालय का कौन सा दीक्षांत समारोह है जो इस बार आयोजित किया जा रहा है, वो है 18वां दीक्षांत समारोह। और इसको मोदी जी जो हैं वो आज क्या करने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं। अगली खबर आप लोगों के सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में पनबिजली परियोजना के लिए 5282 करोड़ रुपए के निवेश को क्या दी है, मंजूरी दी है। हमारी जो सरकार है वो सरकार लगातार जम्मू और कश्मीर का विकास करना चाहती है, और जम्मू कश्मीर के विकास के तौर पर आए दिन चाहे हम रोजगार के अवसरों की बात करें, चाहे हम बिजली की पहुंच की बात करें, चाहे हम पानी की पहुंच की बात करें, लगातार नई नई परियोजनाएं जो हैं वो इस जम्मू कश्मीर को विकसित करने के लिए क्या की जा रही है, सरकार द्वारा लागू की जा रही है। और उनमें एक और परियोजना है पनबिजली परियोजना। और ये पनबिजली परियोजना क्या है, और इसके लिए सरकार ने इतना करोड़ जो निवेश है उस निवेश को क्या दी है, मंजूरी दी है, ताकि जम्मू कश्मीर के हर एक घर तक बिजली जो है वो क्या हो सके, पहुंच सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा DRDO ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन क्षेत्र के लिए एक सहमति पत्र पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। 3 संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी संस्थाएं, देखिए जितनी भी हमारे आपदाएं होती हैं, चाहे हम भूकंप की बात करें, चाहे कहीं आग लग जाती हो, चाहे बाढ़ आ जाती हो, 3 आपदाएं बोली जाती हैं ना, जल, वायु और अग्नि, इन तीनों की वजह से जितनी भी आपदाएं होती हैं उसके लिए एक तो नितिन गडकरी साहब का मंत्रालय सामने आया है, एक DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने जो है इस प्राकृतिक आपदा प्रबंधन क्षेत्र में एक नई तकनीक लाने के लिए और नई तकनीकों का विकास करने के लिए, और कैसे इस तरह की आपदाओं से लोगों को पूर्व में जानकारी देके ही बचाया जा सकता है, इसके लिए एक MOU पर हाल ही में क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। अगली न्यूज जो आप लोगों के सामने है, वो अगली न्यूज आप लोगों के सामने ये है कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल 2021 की वाइस चेयरमैन जो है वो किरण मजूमदार शाह को क्या किया गया है, चुना गया है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बोली जाती है USIBC, और ये USIBC अमेरिका में और अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व में जितने भी कहते हैं ना एंटरप्रेन्योर्स हैं, और एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ जितने भी नए उद्यमी हैं, उन नए उद्यमी और उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए ये संस्था काम करती है। और इस संस्था की वाइस चेयरमैन के रूप में बायोकॉन जो चेयरमैन है, बायोकॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार शाह जो है उनको प्रेसिडेंट के रूप में क्या किया गया है, चुना गया है।
सीएम ठाकुर ने लॉन्च किया एचपी का पहला, हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत लेटेस्ट न्यूज है बच्चों। कल ही शाम को ये खबर जो है सबके सामने जाहिर हुई है कि हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, उन जयराम ठाकुर जी के द्वारा एक कदम जो है वो कदम उठाया गया है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि हिमाचल प्रदेश जो है इसमें पहला ऑनलाइन, ठीक है, रेडियो स्टेशन होते थे आजकल ऑफलाइन होते थे, जिसकी वजह से जहां पर जाके रिकॉर्डिंग करके रेडियो में आवाजें जो हमें सुनाई देती थी, लेकिन पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन जो है वो पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन उन्होंने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। तो आप लोगों के पास अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारे भारत का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहां खोला गया है, तो आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, चलिए और इसी के साथ बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की। उससे पहले देखिए रितेश कुमार, फिरोज मोहम्मद, ज्ञानचंद खांबू, रवि खंडेलवाल, आशाराम माली, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की कक्षा में सभी टॉपिक्स पे फोकस किया गया है। रोज ही कोशिश की जाती है कि सभी टॉपिक्स पे फोकस किया जाए, लेकिन रोज की जो खबरें होती हैं कई बार खबरें सभी टॉपिक से मिली जुली नहीं होती हैं बच्चों। इस वजह से कुछ एक विषय जो है रह जाते हैं। कभी कभी दिन ऐसा भी आता है कि हर विषय से जुड़ी हुई खबरें जो है वो समाज और हमारे देश में घटित हो रही होती हैं। तो इन्हीं के लिए बात है। चलिए, योगेंद्र त्रिपाठी जी वेरी गुड मॉर्निंग, अपूर्वा वेरी गुड मॉर्निंग, संदीप मेहरा वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद नाम दिखाई दिया आपका, रुकमणी, मिस सैना, आरव, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिजेश यादव, अजय सक्सेना, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है, दिल से वेलकम है बच्चों। जुड़े रहिए, बने रहिए, सेशन को सबसे पहले लाइक कीजिए। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी न्यूज जो बताई है ना, इनके लिए सबसे पहले सेशन को लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ आप जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कीजिए। और मैंने कल भी आप लोगों को एक जानकारी दी थी, आज भी आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि एपेक्स अब सिर्फ एक ऑनलाइन मंच पे ही आप लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि एक ऑफलाइन मंच पे भी आप लोगों के साथ क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। 28 जनवरी से एपेक्स की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, नए बैच शुरू हो रहे हैं। जल्दी से आइए, मौका ना चूकिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और बने रहिए हमारे साथ। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, राम राम। जुड़े रहिए बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जोड़िए। जोड़ने का काम बहुत बड़ा होता है, मैंने कई बार समझाया। जोड़ना है हमें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक की स्टोरी पे, अपने ग्रुप्स में, सभी पर एक बार इस लिंक को फटाफट से शेयर कर दीजिए। हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार लखनऊ में अवध शिल्पग्राम परिसर में 24वें हुनर हाट का आयोजन जो है वो कब से कब तक किया जाएगा। और देखिए मेरे पास आंसर आने लग गए हैं। लोहागढ़ से नमस्कार कुलदीप किंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम, बलदेव, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। सभी बच्चों का दिल से स्वागत है बच्चों। बहुत सारे बच्चे हैं, सबका नाम पढ़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ सबका वेलकम है, दिल से वेलकम है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए है आपके पास 20 जनवरी से 2 फरवरी, बी है आपके पास 25 से 5, सी है आपके पास 22 से 4। और देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। चलिए, सी आंसर जो है वो सही आ रहा है। एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहा था, एग्जाम है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका पेपर हो गया है तो अच्छा हुआ हो, नहीं हुआ है तो आगे आने वाले समय में भी अच्छा होना चाहिए। चलिए, बहुत सारे बच्चे जो है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो है वो सी तक जा रहा है। और जब बहुमत सी को मिल रहा है बच्चों, तो मैं कहां से सी को गलत ठहरा सकती हूँ। सरकार तो बहुमत से ही बनती है। एग्जैक्टली 22 जनवरी से 4 फरवरी जो है, 22 जनवरी से 4 फरवरी जो है, इस 22 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में कहां पर, यूपी की राजधानी लखनऊ में कहां पर, अवध शिल्पग्राम परिसर। और वहां पर कौन सा हुनर हाट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है आने वाले समय में स्टैटिक जीके में कि 24वें हुनर हाट का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, लखनऊ। ठीक है, कहां पर किया गया था, यूपी की राजधानी, और यूपी की राजधानी लखनऊ जो है वो लखनऊ में ये किया गया था। अगली बात अगर हम करें तो इसकी थीम क्या रखी गई है। देखिए थीम के बच्चों जहां पर बात की जाए, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, यानी यहां पर जहां पर भी हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की क्या करते हैं, बात करते हैं, उस आत्मनिर्भर भारत अभियान में कहीं ना कहीं भारतीय उत्पाद जो है, उन भारतीय उत्पादों पर निर्भरता जो है, उस निर्भरता को क्या करना है, हमें बढ़ाना है लोगों की बजाय विदेशी देशों में। और ऐसे हुनर हाट जो है, ये हुनर हाट हमारे उस्तादों, हमारे कामगारों, हमारे जितने भी हस्तशिल्प के कारीगर हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। वो अपनी कला का, वो अपनी कहीं ना कहीं
चीजों का यहाँ पर बहुत ही आजादी से और बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कितने राज्यों के शिल्पकार भाग लेने वाले हैं? 31 राज्य जो हैं, इन 31 राज्यों के शिल्पकार और दस्तकार जो हैं, वो शिल्पकार और दस्तकार इस हुनर हाट में क्या लेने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं। 31 राज्यों के शिल्पकार और दस्तकार इस हुनर हाट में क्या लेने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं। उद्घाटन कौन करेगा? उद्घाटन कौन करेगा भाई साहब? उद्घाटन तो यूपी में हो रहा है, तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और ये जो योगी जी हैं, इन योगी जी के द्वारा ही क्या किया जाएगा, इस हुनर हाट का उद्घाटन किया जाएगा। और पूरे 31 राज्यों से 500 उस्ताद जो हैं, वो 500 उस्ताद इस हुनर हाट में क्या किए जा रहे हैं, शामिल किए जा रहे हैं। तो इतनी बातें जो हैं, वो इतनी बातें हमें इस हुनर हाट के बारे में याद रखनी है। चलिए, संजू कुमारी कह रही है गुड मॉर्निंग मैम, एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया। संजू बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी खबरें जब बच्चे सुनाते हैं ना क्लास में आके, तो दिल जो है ना वो गदगद हो जाता है बातें सुनकर कि किसी बच्चे को अपना टारगेट जो है वो टारगेट मिल गया है और वो लक्ष्य उसका जल्द ही पूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी खबरें ना बहुत सारे बच्चों की तरफ से मेरे पास आनी चाहिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकल रहा है, जैसे जैसे परीक्षाएं आती जा रही हैं, वैसे वैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं डेली ऐसी खबरें जो हैं वो मुझे मिलनी चाहिए। बहुत खुशी देती हैं ऐसी खबरें जब आप लोगों की तरफ से आती हैं। चलिए, संदीप खटकर, आशाराम माली गुड मॉर्निंग, गिरिराज जी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुकुंद राव एडवोकेट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंधु मालवीय वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी वेलकम है। पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न में याद रखने वाली 3 से 4 बातें जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अंतरराष्ट्रीय लेवल का प्रश्न है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। हाल ही में आप सभी लोगों को पता है कि परसों ही जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है, उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की क्या ली है, शपथ ली है। और शपथ लेते ही 17 ऐसे बड़े फैसले जो हैं इनके द्वारा लिए गए हैं, आधिकारिक हस्ताक्षर इनके द्वारा किए गए हैं, जो फैसले कहीं ना कहीं ट्रंप ने बदल दिए। मैंने आपको कल 2 मुख्य फैसले बताए थे। WHO में अमेरिका वापस जुड़ने वाला है, जो कि ये कहकर WHO से हट गया था कि WHO चीन का पक्ष ले रहा है, ठीक है। पेरिस जलवायु समझौते से फिर अमेरिका जो है वो अमेरिका जुड़ने वाला है, जो यही फेरबदल कहकर पेरिस जलवायु समझौते से भी क्या हो गया था, हट गया था कि देश जो है वो उसके प्रोटोकॉल का यूज नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको। और ये जो बाइडेन है, ये वापस से इन सभी मसौदों में जुड़ने वाले हैं। एक मुहिम जो है इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही शुरू की है। कितने दिन की मास्क चैलेंज मुहिम की शुरुआत जो है वो शुरुआत इनके द्वारा की गई है। धड़ाधड़ मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आंसर बी आ रहा है। कई बच्चे मुझे 50 दिन भी आंसर दे रहे हैं, पता नहीं कहां से पढ़ा है, लेकिन बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है एग्जैक्टली क्या होगा, 100 डेज। कोरोना महामारी, और कोरोना महामारी का अमेरिका में जो प्रकोप था, ठीक है, और अभी वर्तमान में भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, बहुत अच्छे लेवल पे अभी भी चल रहा है। उस डर को, उस प्रकोप को, उस खतरे को देखते हुए सबसे पहले राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन है, उन जो बाइडेन ने अमेरिका के लोगों से एक विनती की है, एक गुजारिश की है, एक अपील की है कि अगले आने वाले 100 दिनों तक जो है, अगले आने वाले 100 दिनों तक ये जो मास्क है ना, ये मास्क हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये मास्क चैलेंज मुहिम शुरू करनी है। मास्क जो है वो आने वाले 100 दिनों तक पाकिस्तान के सभी लोगों को अमेरिका जो है उस अमेरिका के सभी लोगों को लगाना है। और ये इनका पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने साइन किया है, ठीक है। पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसे राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने क्या किया है, साइन किया है। हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन साहब, नए राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। अब आप बताइए, आपके लिए कई और प्रश्न मेरे सामने है, ठीक है। अमेरिका का मंत्रिमंडल तैयार हुआ है ना, और अमेरिका का मंत्रिमंडल अगर तैयार हुआ है तो ये 4 प्रश्न आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं मंत्रिमंडल से जुड़े हुए। 110% जो है आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे ये प्रश्न। अमेरिका का जो बाइडेन के द्वारा विदेश मंत्री जो है वो किसे नहीं नियुक्त किया गया, जो बाइडेन द्वारा अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं वो किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइए बच्चों, फटाफट से मेरे पास आंसर आने चाहिए। जल्दी से इस प्रश्न के उत्तर जो हैं वो, प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो मुझे मिलने चाहिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो कितने बच्चे आंसर देंगे। पहला प्रश्न, अमेरिका के विदेश मंत्री, और अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं वो कौन है, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं बच्चों एंटनी ब्लिंकन, ठीक है। एंटनी ब्लिंकन जो है, उन एंटनी ब्लिंकन को जो बाइडेन है उनके द्वारा विदेश मंत्री के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार जो हैं, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार जो है वो सलाहकार किसे बनाया गया है, जैक सुलिवन जो है, उन जैक सुलिवन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सलाहकार बनाया। वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री, अमेरिका के इतिहास में पहली महिला वित्त मंत्री। आज तक वित्त मंत्री के पद पर किसी भी महिला जो है, उस महिला
महिला को क्या नहीं किया गया है, नियुक्त नहीं किया गया है। और जेनेट येलेन जो है, ठीक है, जेनेट येलेन जो है, ये जेनेट येलेन पहली उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, और पहली महिला वित्त मंत्री जो है, महिला वित्त मंत्री प्लस अश्वेत महिला वित्त मंत्री, वो कौन बनी है, जेनेट येलेन को बनाया गया है। व्हाइट हाउस मैनेजमेंट और बजट का जो आधिकारिक निदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है, ये हमारे भारतीय मूल की महिला है, और भारतीय मूल की महिला जिनका नाम है नीरा टंडन। कुछ महत्वपूर्ण जो है वो अपॉइंटमेंट्स हैं अमेरिका के मंत्रिमंडल के, जो आप लोगों को याद रखना बच्चों बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना आने वाले परीक्षाओं में 110% इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, प्रधानमंत्री हैं जो बाइडेन। स्वतंत्रता दिवस जो है वो अमेरिका का 4 जुलाई जो है वो 4 जुलाई को ये लोग स्वतंत्रता दिवस अपना मनाते हैं। यूएसए डॉलर यहाँ की मुद्रा है। बॉल्ड ईगल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, और ओक ट्री जो है जिसका बॉटनिकल नेम क्यूरकस है, वो ओक ट्री यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितने भी नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का अभिनंदन, स्वागत के साथ साथ आप सभी का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सब मैं स्वीकार करती जा रही हूँ। मेरी नजर स्क्रीन पर है बच्चों। लाइक और शेयर बराबर से करते रहिए क्लास को, और शेयर करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ते रहिए, क्योंकि हमेशा आपको सिखाती हूँ मैं, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और जितना ज्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना ही पुण्य मिलेगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पन बिजली परियोजना के लिए 5,200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को क्या दी है, मंजूरी दी है। ठीक है, 5,200 रुपए से अधिक के निवेश को मंजूरी दी गई है। पन बिजली परियोजना के लिए किस राज्य में दी गई है, ये आप लोगों को यहां पर क्या करना है, बताना है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और बहुत सारे बच्चे सही उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सही उत्तर तक बढ़ रहे हैं। चिनाब नदी पर सी की तरफ जा रहे हैं कई सारे बच्चे, और एग्जैक्टली बच्चों सी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। अभी अभी हम लोगों ने न्यूज में भी ये खबर पढ़ी थी कि जम्मू कश्मीर जिसे हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है, धारा 370 वहां से हटाई गई है, और वहां से धारा 370 जो है वो हटने के बाद जो है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर जो है, उस जम्मू कश्मीर में नई नई योजनाओं का विकास किया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर के हर घर तक मूलभूत जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे वहां लोगों के आत्मनिर्भर होने पर रोजगार के अवसरों की बात करें, उन सभी क्षेत्रों में सरकार जो है वो सरकार लगातार काम कर रही है। और महत्वपूर्ण योगदान जो दे रहे हैं वो यहाँ के उपराज्यपाल दे रहे हैं, मनोज सिन्हा जी। देखिए अगर हम बात करें तो ये जो पन बिजली परियोजना है, ये पन बिजली परियोजना किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह है, किश्तवाड़, ये नाम याद रखना है आपको, किश्तवाड़। और किश्तवाड़ में जो चिनाब नदी का दरिया है, ठीक है, किश्तवाड़ में जो चिनाब नदी है, इस चिनाब नदी के दरिए पर ये जो परियोजना है, ये परियोजना कितने मेगावाट की है, 850 मेगावाट की बिजली विद्युत बिजली परियोजना है। ठीक है, 850 मेगावाट जो है, उस 850 मेगावाट की ये क्या है, पन बिजली परियोजना है, पानी से बिजली बनाने की परियोजना है। जिस पानी से बिजली बनाने की परियोजना में ये जो किश्तवाड़ है, इस किश्तवाड़ को सरकार के द्वारा एक हाइड्रो पावर हब के रूप में विकसित किया जाना है। सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि ये जो किश्तवाड़ है, इस किश्तवाड़ को आने वाले समय में हाइड्रो पावर हब जो है, इस हाइड्रो पावर हब के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। क्योंकि ये किश्तवाड़ जो है ये चिनाब नदी के पास है, और यहाँ पर पानी से बिजली बनाने का जो काम है, वो पानी से बिजली बनाने का काम बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हाइड्रो पावर हब जो है, ये किश्तवाड़ को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। 5,200 करोड़ रुपए से अधिक मैंने बताया, लेकिन लगभग 5,282 करोड़ रुपए की जो राशि है, वो राशि इसके निवेश के लिए सरकार के द्वारा क्या दी गई है, उसको मंजूरी दी गई है। और मंजूरी देने के साथ साथ ही इसे कौन बना रहा है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, प्लस जो JKPDC है, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये दोनों साथ मिलकर जो है वो साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन और जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, ये दोनों संस्थाएं जो हैं, ये दोनों संस्थाएं साथ मिलकर इसमें काम कर रही हैं। और ऐसी उम्मीद की जा रही है सरकार के द्वारा कि जिस दिन ये पन बिजली परियोजना जो है ये पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में विकसित हो जाएगी, उस दिन 4,000 से अधिक लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा।
4,000 से अधिक जो लोग हैं, उन 4,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो रोजगार के अवसर यहां पर क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस प्रश्न में इतनी बातें जो है वो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। प्रदेश में पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में इसके लिए 5,282 करोड़ रुपए के निवेश को क्या दी है, मंजूरी दी है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, उससे पहले हमारा इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में ये जो है ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, और ये इनके पास जो है ये हमारा गिलगिट पाकिस्तान, अक्साई चीन ये एरिया है जो कि एक विवादित मुद्दे के रूप में चल रहा है, बड़ा ही नाजुक एरिया है। राजधानी जो है वो राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर की है यहाँ पर श्रीनगर, शीतकालीन है जम्मू, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, उच्च न्यायालय है श्रीनगर का, राज्य के पुष्प कमल, राज्य के पक्षी काली गर्दन वाला क्रेन, सारस, पशु जो है वो हंगुल, राज्य के वृक्ष चिनार, और उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, लद्दाखी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और 3 नदियां जो हैं, इन 3 नदियों का जो भाव है वो जम्मू कश्मीर से होता है, एक सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। और जनजातियां गद्दी, लद्दाखी और गुजर जो हैं, ये 3 जनजातियां यहां पर पाई जाती हैं। चलिए सभी निशु को वेरी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, मेरी तरफ से भी वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ ये जो सूचना है ना, इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, और तब हमें याद आएगा कि हमने क्लास में अगर उस टाइम ध्यान दे लिया होता तो आज ये मेरा 1 नंबर का जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या होता, सही होता। गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है, कल ही मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और हम इस क्लास में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन भी लेते हैं बच्चों, नेशनल लेवल के क्वेश्चंस भी लेते हैं। आपकी बहुत सारी नियुक्तियों से रिलेटेड प्रश्न भी यहां पर पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न भी आएंगे, और सरकार की योजनाओं, जिनकी मैंने अभी अभी एक योजना की बात की है, उन सरकारी योजनाओं के बारे में भी हम लोग यहां पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट जो है वो इनमें से कौन बनने वाली है? क्वेश्चन पढ़ने से पहले आजकल हमारे बच्चे जो है ना वो क्लास में बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, पढ़ने से पहले आंसर देना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बी आंसर जो है वो बी आंसर यहाँ पर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर जो दे रहे हैं वो आंसर क्या दे रहे हैं, यहाँ पर बी दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आंसर जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। और एग्जैक्टली ये बी जो है, ये बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भावना जो है, ये भावना को पहली महिला फाइटर पायलट जो है वो पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में चुना गया है। रिपब्लिक डे आज तक के इतिहास में 26 जनवरी 2021 को जो होने वाली परेड है, जो हम सभी के लिए एक आकर्षण का केंद्र होती हैं, परेड और झांकियां जो हैं वो झांकियां अलग अलग राज्यों की, हमारी अलग अलग सेनाओं की ताकत दिखाने के लिए वहां 26 जनवरी की परेड में शामिल की जाती हैं। उनमें आज तक कोई महिला फाइटर जो है, महिला फाइटर पायलट ने हिस्सा नहीं लिया है। पहली बार ये इतिहास जो है, इतिहास इनके नाम दर्ज होने वाला है। ये किसका हिस्सा बनेंगी? 26 जनवरी 2021 को होने वाली जो भारतीय वायुसेना की झांकी है। जब परेड चलती है तो झांकियां भी दिखाई जाती हैं, और भारतीय वायुसेना की जो झांकी है उस झांकी का क्या बनने वाली है, ये हिस्सा बनने वाली। ठीक है, उस झांकी का हिस्सा बनने वाली हैं। और इन्होंने आज तक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी चलाए हैं, उसके साथ साथ सुखोई 30 जो विमान है, ठीक है, सुखोई 30 जो है वो सुखोई 30 भी इनके द्वारा क्या किया जा चुका है, उड़ाया जा चुका है। और सुखोई 30 के साथ अगर मैं बात करूं तो लड़ाकू विमान जितने भी हैं उनमें मॉकअप प्रदर्शन जो है वो मॉकअप प्रदर्शन इनके द्वारा किया जाएगा। हल्के लड़ाकू विमान सुखोई 30 और इन दोनों ही विमानों में जो मॉकअप प्रदर्शन है, ये मॉकअप प्रदर्शन जो है ये भावना कंत के द्वारा किया जाने वाला है। कब? 26 जनवरी 2021 को किया जाने वाला है। वर्तमान में ये कहां पे तैनात है? देखिए ये कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय वायुसेना है उस भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी पोस्टिंग कहां है? तो आप लोगों को सभी को जान के खुशी होगी कि वर्तमान में इनकी जो पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग कहां पर है? राजस्थान में। ये अभी हाल ही में राजस्थान में तैनात है। हाल ही में कहां पर तैनात है? राजस्थान में तैनात है। और राजस्थान में तैनात होने के साथ साथ ही वहां पर कौन सा विमान जो है इनके द्वारा उड़ाया जाता है? मिग 21 जो है, उस मिग 21 की महिला फाइटर पायलट के रूप में ये क्या कर रही हैं? काम कर रही है। ठीक है, और वर्ष 2016 में एक और बात मैं आपको लोगों को बता देती हूं कि कौन से साल में, वर्ष 2016 जो है, इस 2016 में क्या किया गया था? 2016 में शामिल होने वाली सबसे पहले जो है वो महिला फाइटर पायलटों को हमारे
हमारी भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। कौन से सन में? 2016 में। और 2016 में जो है शामिल होने वाली पहली 5 महिला फाइटर पायलट जो हैं उनमें से एक जो है उनका नाम क्या है? भावना कांत है। इतनी बातें जो है हमें याद रखनी है, लेकिन इतनी बातों से ही काम नहीं चलेगा। स्टैटिक जीके की बात करती हूं ना मैं आप लोगों से, तो कुछ प्रश्न आप लोगों के इसी प्रश्न से जुड़े हुए भी मेरे पास हैं। पहला प्रश्न उपराज्यपाल बताया भैया? संदीप महाराज जी, राज्यपाल नहीं बताया था, मैंने अभी बोला था। जो कंफ्यूजन किसी का भी है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी हैं, उन मनोज सिन्हा जी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो चल रहा है। ये लाइन जो है, ये लाइन मैंने बोली थी। अब आप अपना डाउट क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं कि इन्हें 2016 में किन 2 महिला लड़ाकू पायलटों के साथ भारतीय वायुसेना में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। मैंने अभी आप लोगों को एक खबर बताई थी कि 2016 वो वर्ष था जिस वर्ष में पहली बार हमारी जो भारतीय वायुसेना है, उस भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू विमान पायलट जो हैं, उन महिला लड़ाकू विमान पायलटों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, अब आपको ये बताना है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है वो आपको ये बताना है कि ये जो लड़ाकू पायलटों के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया था वो 2 महिला पायलट जो हैं वो कौन सी हैं? ठीक है, वो 2 महिला पायलट जो हैं वो कौन सी हैं? चलिए जल्दी से मेरे पास नाम आना चाहिए और फटाफट से बच्चों, सभी बच्चे क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राज्यपाल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल की हमने बात ही नहीं करी है, राजस्थान के राज्यपाल की बात नहीं करी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर और उसके भी उपराज्यपाल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अगला प्रश्न और अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है, अगला प्रश्न और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। राहुल सिंह टारगेट यूपीएससी 1990, मुझे कह रहे हैं कि एक तो मैडम जानवी है। ठीक है, एक का नाम क्या है? जानवी है। उसके बाद इस टाइम 8 राफेल हैं भारत में। चलिए जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर दीजिए सभी बच्चे। जानवी आंसर आ रहा है, अंशानी भी आंसर आ रहा है, शिवांगी सिंह भी आंसर आ रहा है। देखिए बच्चों 2 नाम हैं। ठीक है, 2 नाम हैं और वो 2 नाम कौन से हैं? एक तो है आपके पास मोहना सिंह, एक नाम जो है वो नाम आपके पास क्या है? एक तो है मोहना सिंह, और मोहना सिंह के साथ साथ दूसरी जो फाइटर पायलट थी उनका नाम था अवनी चतुर्वेदी। और ये अवनी चतुर्वेदी का नाम आपने सुना होगा। ये 2 महिला पायलटों के साथ जो भावना कांत हैं, इन भावना कांत को 2016 में जो भारतीय वायुसेना, उस भारतीय वायुसेना में पहली बार महिला फाइटर पायलटों को शामिल किया गया था। ये 2 नाम जो हैं, ये 2 नाम आप लोगों को क्या रखने हैं? याद रखने हैं। दूसरी बात, राफेल जेट वायुसेना में कब शामिल किए गए थे? ठीक है, कौन सा सन था, कौन सा महीना था जब महीने में ये जो राफेल लड़ाकू विमान है, इन राफेल लड़ाकू विमानों को हमारी भारतीय वायुसेना में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। स्मिता गौर बिल्कुल सही बताया, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कांत, एग्जैक्टली करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन हमें बिल्कुल यहाँ पे पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना में राफेल जो जेट है, उन राफेल जेट को शामिल जो है वो कब किया गया था? 2020 आंसर आ रहा है, लेकिन 2020 कौन सा? अगर हम बात करें तो बच्चों सितंबर 2020 जो है, उस सितंबर 2020 में ये भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए थे। वर्तमान में भावना कांत जो है, ये भावना कांत कहाँ पे तैनात है? तो आपको बता दें कि ये भावना कांत जो 26 जनवरी 2021 की परेड में शामिल होने वाली हैं, इनकी जो तैनाती है वो तैनाती कहाँ है? वर्तमान में राजस्थान में। ये जो है वो राजस्थान में भारतीय एयरफोर्स की जो विंग है, उस विंग में क्या है? तैनात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपके सामने भावना कांत जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, और किनके साथ दिखाई दे रही है? मनोहर पर्रिकर के साथ दिखाई दे रही है। जो मनोहर पर्रिकर अब इस दुनिया में नहीं है, इनके नाम पर एक किताब जो थी, वो किताब मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि गोवा के मुख्यमंत्री ने इनके नाम पर एक पुस्तक जो है, पुस्तक को लॉन्च किया है। विशेष विवरण पढ़ेंगे आज की क्लास में भी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न स्पोर्ट्स से है, खेलकूद से जुड़ी हुई खबरें हैं। ठीक है, और खेलकूद से जुड़ी हुई खबरें में एक बहुत ही कहते हैं ना महान जो गेंदबाज है उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, बॉलर की बात यहाँ पे की जा रही है, और वो है लसित मलिंगा, जिनका संबंध इंटरनेशनल क्रिकेट में तो श्रीलंका से है। ठीक है, मलिंगा जहां नाम आता है वहां श्रीलंका का नाम जो है वो अपने आप आ जाता है। तो लसित मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। आपको ये बताना है कि ये जो है ये हमारी आईपीएल की किस टीम का हिस्सा थे? ठीक है, ये जो है ये आईपीएल के किस टीम का क्या थे? हिस्सा थे। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सही उत्तर क्या होगा?
ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से उत्तर दीजिए बच्चों। राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस या फिर कोई भी नहीं। और इसका तो आंसर सही आना चाहिए। जो जनरली जो लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, वो ये आईपीएल, टेस्ट सीरीज, मैच बहुत देखते हैं और ऐसे प्रश्नों का आंसर सही आना चाहिए। सी आंसर मेरे पास आ रहा है। एमआई बच्चे लिख रहे हैं, मुंबई इंडियंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली करेक्ट है। जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर सी आंसर दिया है, सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस की, तो ये लसित मलिंगा जो थे, ये लसित मलिंगा कौन सी टीम का हिस्सा थे, आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। और ये जो मुंबई इंडियंस है, इस मुंबई इंडियंस से हाल ही में इन्होंने क्या ले लिया है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो है, उस फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास का क्या कर दिया, ऐलान कर दिया गया। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बात की जाओ तो बहुत ही महान जो है वो बॉलर है, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, बहुत ही टीम के विश्वसनीय बॉलर हैं। और किस देश से संबंध है, श्रीलंका से संबंध है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे करते हुए बहुत बार देखा होगा टीम्स में जब मैच चल रहे होते हैं, ये इनकी खुशी का इजहार होता है जब ये किसी का विकेट ले लेते हैं और इसी तरीके से इजहार करते हैं। और ये जो है ये हमारे लसित मलिंगा है श्रीलंका से, जिन्होंने हाल ही में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और ये प्रश्न जो है ये सरकार की योजनाओं से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नई शिक्षा नीति और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में क्या की गई है, लाई गई है। इस नई शिक्षा नीति 2020 की थीम पर आधारित जो विश्व पुस्तक मेला है, ये 2021 में कब से कब तक क्या किया जाने वाला है, आयोजित किया जाने वाला है। फुलझड़ी वाला बॉलर है ये। चलिए क्या बात है। जल्दी से बताइए बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट से लाइक और शेयर कीजिए। जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़ना बेहतरीन काम है, लेकिन जोड़ना उससे भी ज्यादा बेहतरीन काम है। गुड और एक्सीलेंट वाला फर्क जो है वो दोनों में है। तो जुड़ना भी है, जोड़ना भी है। शेयर कीजिए बहुत सारे दोस्तों को, क्योंकि इस क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स आपके इंटरनेशनल लेवल के हों, नेशनल लेवल के हों, स्पोर्ट्स से जुड़े हों, इकोनॉमी से जुड़े हों या आपकी सरकारी योजनाओं से जुड़े हों। ठीक है, चलिए बी आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो आंसर कहां पे बढ़ रहा है, बी पर बढ़ रहा है। और बी के पीछे है ना वही वाली बात है कि भेड़ चाल जो है वो चालू हो चुकी है। कुछ बच्चे मुझे सी भी आंसर दे रहे हैं, लेकिन सी आंसर देने वालों का जो दायरा है वो दायरा काफी क्या है, यहाँ पर कम है। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी ही होगा। मैंने कहा ना, बी किसी ने आंसर दे दिया तो भेड़ चाल चालू हो चुकी है, बी के पीछे पड़ गए हम लोग। लेकिन बी इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर इज व्हाट कि 12 से 15 जो है, 12 से 15 फरवरी जो है, उस 12 से 15 फरवरी के बीच में ये जो आपका पुस्तक मेला है, ये पुस्तक मेला क्या होने वाला है, आयोजित होने वाला है। 2021 का विश्व पुस्तक मेला बहुत बड़ा बुक फेयर होता है, जो नई दिल्ली में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और नई दिल्ली में आयोजित होने वाला जो पुस्तक मेला है, इस बार किस थीम पर आधारित होगा, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थीम पर क्या होने वाला है, आयोजित होने वाला है। अब देखिए थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करते हैं। थोड़ी सी चर्चा जो है वो थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करते हैं कि अगर नई एजुकेशन पॉलिसी या शिक्षा नीति अगर हमने 2020 में बनाई है, तो ये नई शिक्षा नीति तभी तो बनाई होगी जब कोई पुरानी होगी। तो पुरानी शिक्षा नीति कब बनाई गई थी? पुरानी शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो 1986, ठीक है, 1986 जो है 1986 में अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, जिसमें संशोधन किए गए हैं। और संशोधन के फलस्वरूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 2020 जो है वो 2020 में बनाई गई है। ठीक है, 1986 में इसे बनाया गया था और 1986 के बाद एक बार, ठीक है, 1986 के एक बार 1992 जो है, उस 1992 में इसमें क्या किए गए थे, संशोधन किए गए थे। और उसके बाद डायरेक्टली जब हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारे पास कौन सी, 2020 में। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, कुछ टिप्स मैं आपको रिवाइज करा रही हूं। हमारी सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, सबसे पहले इस शिक्षा नीति के आते ही हमारे जो भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहला क्वेश्चन, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है और पूछा जाएगा, पूछा गया भी है और पूछा जाएगा भी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया है।
दूसरी चीज मैं बात करूं तो ये जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति में नया जो शिक्षण फॉर्मूला है, बहुत सारे बच्चे यहां पर बता रहे हैं 5+3+3+4, ये जो आपका टीचिंग फॉर्मूला है, इस टीचिंग फॉर्मूले को क्या किया गया है, अपनाया गया है। शैक्षिक संरचना को क्या किया गया है, अपनाया गया है। और 3 से 18 वर्ष के बच्चे जो हैं, उन 3 से 18 वर्ष के बच्चों को इस शैक्षिक संरचना में क्या किया गया है, शामिल किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नई शिक्षा नीति के साथ साथ नई बैग पॉलिसी भी आई थी, ठीक है, नई बैग पॉलिसी भी आई थी कि बैग का वजन जो है वो बच्चों का कितना होना चाहिए, वो भी आप लोगों को बताया था। और मातृभाषा यानी जो हमारी हिंदी है, ठीक है, उस हिंदी पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था, ठीक है। इस शिक्षा नीति में, इस शिक्षा पॉलिसी में 2020 में हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, उस हिंदी के विकास पर भी क्या दिया गया है, बल दिया गया है कि ये सिखाना भी बच्चों को बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास महाराष्ट्र से आ रहा है। लाइक करना और शेयर करना है बच्चों इसी बात पे। पुस्तक मेले की बात हमने की, थीम बताई हमने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या थी, कब लागू हुई थी, पुरानी कब हुई थी, क्या संशोधन किए, ब्रीफ में हम लोगों ने पढ़ा। अगला क्वेश्चन आ रहा है महाराष्ट्र से, उद्धव ठाकरे की सरकार से, कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा इंटरनेशनल चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क कर दिया गया है। आपको ये बताना है कि ये जो अब नाम बदलकर नया जूलॉजिकल पार्क बनाया गया है, ये कौन से शहर में स्थित है, ये कौन से शहर में क्या है, स्थित है, ठीक है। चलिए फटाफट से बच्चों, जितने बच्चे यहां पर लाइव है ना, उन सभी से मेरी एक दरखास्त है, प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, बहुत अच्छी अच्छी खबरें, बहुत अच्छे विश्लेषण के साथ, बहुत अच्छे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के साथ, जो उनसे जुड़े हुए आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी के साथ यहां पर इस क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं। तो एक बार लाइक जरूर बनता है, प्लीज सेशन को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस क्लास को शेयर कीजिए। अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने बहन भाइयों को शेयर कीजिए, क्योंकि सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं, अगर आप एक भारत के नागरिक हैं तो ये जो देश और दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, इनके बारे में जानने का हमें पूरा अधिकार है, और वो अधिकार जो है वो मैं आप लोगों को यहां पर देती हूं। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों। और ललित कुमार जो है वो काफी दिन टाइम से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट भी सुनिए बच्चों। अगले प्रश्न का उत्तर, कुछ बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं, कुछ डी की तरफ जा रहे हैं, कुछ ए की तरफ भी जा रहे हैं, और मैक्सिमम जो है वो मुझे कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस प्रश्न में। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो जूलॉजिकल पार्क है, ये जूलॉजिकल पार्क महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है। तो ये जूलॉजिकल पार्क जो है, ये महाराष्ट्र का जो नागपुर शहर है, उस नागपुर शहर में क्या है, स्थित है। कितने हेक्टेयर में बना हुआ है, 2000 हेक्टेयर जो है वो 2000 हेक्टेयर भूमि पर बना हुआ ये जूलॉजिकल पार्क है, जिसका नाम बदलकर जो ठाकरे सरकार है, उस ठाकरे सरकार ने अब बाला साहब ठाकरे के नाम पर क्या कर दिया है, रख दिया है। फिर कोई सरकार आएगी, वो अपने किसी उसके नाम पर रख देगी। पार्क है, नाम बदलते रहते हैं, क्या करें, हमें याद करना है क्योंकि हमारी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले देखिए, ये हमारी इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल है। अगर इकोनॉमिक कैपिटल अगर पूछा जाए कौन सी है, तो इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल हमारी कौन सी है, मुंबई है, ठीक है। जिस मुंबई में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पक्ष जो है वो देखा जाता है। राजधानी मुंबई, जिसे फिल्म सिटी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री जो है वो उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल जो है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, राज्य के वृक्ष यहाँ का आम है, राज्य के पुष्प जरुल है, राज्य के पक्षी जो है वो हरा कबूतर है, पशु जो है वो जॉइंट खिलाड़ी है, खेल जो है यहाँ का राज्य की खेल वो है कबड्डी, और गोदावरी, नर्मदा, पेनगंगा और भीमा नदियां जो हैं वो यहाँ पर बहती हैं। और मराठी, अंग्रेजी और कोंकणी भाषा के बारे में मैंने अभी आप लोगों को प्रश्न बताया था, दोबारा रिवाइज करा रही हूँ कि दिल्ली में तमिल अकादमी और कोंकणी भाषा, तमिल और कोंकणी दो भाषा जो हैं, इन दो भाषाओं पे अकादमी जो है वो स्थापित की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, ताकि इन भाषाओं को प्रोत्साहन मिल सके। ये कोंकणी भाषा गोवा से भी संबंधित है। और लावणी नृत्य जो है वो, लावणी नृत्य किस राज्य की देन है, ये लावणी नृत्य जो है ये महाराष्ट्र की ही क्या है, देन है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न आप लोगों के सामने है, और वो प्रश्न जो है ये एक धार्मिक प्रश्न है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। और स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो आप जानते ही हैं कि अभी अभी हमने 20 जनवरी को जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई है। सिखों के गुरु इन्हें जाना जाता है, और सिखों में इस दिवस की बहुत ही क्या है, मान्यता है। और इस वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती जो है वो जयंती मनाई गई है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है बच्चों। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, अभी जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दे लीजिए। ये जितने भी बच्चे यहाँ पर पीडीएफ की मांग कर रहे हैं ना,
पीडीएफ से ज्यादा ये सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में सिर्फ आपको प्रश्न और उत्तर मिलेगा, ठीक है, लेकिन उस प्रश्न और उत्तर से जुड़ी हुई जो सूचना है ना वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, तो उनको यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जितने भी नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स टुडे, डेली करंट अफेयर्स जो भी हैं वो हम सब इस क्लास में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, चाहे वो प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो या राष्ट्र की जुड़ी हुई बहुत सारी गतिविधियों से रिलेटेड हो। 20 जनवरी और 20 जनवरी को कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, यानी 353वीं और 354वीं में हम कहीं ना कहीं क्या हैं, कंफ्यूज हैं बच्चों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। इस साल 2021 में, और 2021 में 20 जनवरी जो है, उस 20 जनवरी को सरकारी अवकाश था। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकर होगा तो पता होगा, और वो सरकारी अवकाश किस खुशी में था कि उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी की क्या थी, जयंती थी। और जयंती कौन सी मनाई गई है 2021 में, गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती जो है वो 354वीं जयंती मनाई गई है। अगर थोड़ी सी अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, थोड़ी सी अगर इनकी बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, इन गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1666, ठीक है, 1666 जो है, उस 1666 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1666 में जन्म होने के बाद मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु जो है वो मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में हुई थी, ठीक है। जन्म जो हुआ था वो 1666 में हुआ था, मृत्यु जो हुई थी वो 7 अक्टूबर 1708 में हुई थी। और इनके जो पिता थे वो पिता थे गुरु तेग बहादुर, जो गुरु तेग बहादुर इनसे पहले सिखों के क्या थे, गुरु थे, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर के स्थान पर ही ये जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ये आए थे। और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जैक्टली सही बताया बच्चों आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खालसा पंथ की बात कर रहे हैं, तो सिख खालसा पंथ के संस्थापक और सेनापति के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि सिख खालसा पंथ जो है, इस सिख खालसा पंथ के संस्थापक और संस्थापक के साथ साथ जो सेनापति हैं वो सेनापति कौन है, तो संस्थापक भी गुरु गोविंद सिंह जी हैं और सेनापति जो है वो भी कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जिसकी सिखों द्वारा क्या की जाती है, बहुत मान्यता है, पूजा की जाती है, पढ़ा जाता है, ये गुरु ग्रंथ साहिब भी इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, पूरा किया गया। और मुगल शासन जब था तो मुगलों के साथ 14 युद्ध जो है वो 14 युद्ध जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किए हैं, लड़े हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए आपसे मेरा पहला प्रश्न जो है वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है, और पहला प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न क्या है कि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के कौन से गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो सिखों के कौन से गुरु थे, आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए कौन से गुरु थे सिखों के, गुरु गोविंद सिंह जी। बहुत प्रश्न, ये बहुत कॉमन प्रश्न है, और स्टैटिक जीके में जनरली ये प्रश्न जो है वो काफी बार आप लोगों से क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। चलिए हम बहुत कुछ बता रहे हैं लेकिन जो प्रश्न है ना उसे नहीं बता रहे हैं। जितने भी बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग, बहुत वेलकम है आपका बच्चों। प्लीज लाइक और शेयर करते रहिए क्लास को, ये जो काम है हमें नहीं भूलना है। गुरु गोविंद सिंह जी की अगर बात की जाए तो बच्चों मैं बता देती हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिखों के कौन से गुरु थे, वो सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, और इनसे पहले इनके पिता जो थे वो थे गुरु तेग बहादुर। इन्होंने किस सन में खालसा पंथ जो है उस खालसा पंथ की क्या की है, स्थापना की है, क्योंकि इन्हें खालसा पंथ का संस्थापक और सेनापति कहा जाता है। तो कौन सा सन था, 1699 जो था, उस 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ जो है उस खालसा पंथ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तीसरा प्रश्न जो मेरा आप लोगों से है कि गुरु गोविंद सिंह किस सन में सिखों के गुरु बने थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1666 में, लेकिन इन्हें सिखों का जो 10वां गुरु है वो 10वां गुरु किस सन में बनाया गया, तो 1675 में। 1666 के बाद जो 1675 है, इस 1675 में गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो सिखों के क्या बने, गुरु बने। इतनी बातें जो है वो इतनी बातें हमें याद रखनी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो हैं वो प्रश्न जनरली आपसे एग्जाम में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है ये एक नियुक्ति से रिलेटेड प्रश्न है, एक अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और अपॉइंटमेंट और नियुक्तियां आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसे आप भली भांति जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की वाइस चेयरमैन के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। आपके सामने उन सभी महिलाओं के नाम है, ठीक है, आपके सामने सभी महिलाओं के नाम है। गुड मॉर्निंग, कत्तई जहर, नाम ही कत्तई जहर रख लिया, अपना खुद का नाम छुपा के नाम कत्तई जहर रख लिया, क्या बात है। चलिए उत्तर दीजिए जल्दी से। यूएस बिजनेस काउंसिल, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त होने वाली जो महिला है वो महिला कौन है,
और बच्चों ये जो है ए आंसर जो है वो यहाँ पर आ रहा है। मैक्सिमम बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो यहाँ पर ए आंसर दे रहे हैं और एग्जैक्टली ए जो है ये ए बिल्कुल सही उत्तर है, किरण मजूमदार शाह। और किरण मजूमदार शाह जो हैं, ये किरण मजूमदार शाह किसकी संस्थापक हैं? बायोकॉन इंडिया लिमिटेड जो है उस बायोकॉन की क्या है, ये संस्थापक हैं। ठीक है, बायोकॉन की जहां भी बात की जाती है उस बायोकॉन के संस्थापक है। और बायोकॉन की शुरुआत जो है वो शुरुआत इस कंपनी की इन्होंने 1978 में की थी। इनकी खुद की उम्र के बारे में अगर चर्चा की जाए तो किरण मजूमदार शाह जो है ये 67 ईयर्स की हैं। 1953 में इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 1953। कौन सा 1953 था 23 मार्च 1953 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वर्तमान में 67 ईयर की हैं और बायोकॉन जैसी संस्था की संस्थापक है जिसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, 1978 में की थी। ठीक है, शुरुआत 1978 में हुई थी। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 1989 में भारत सरकार के द्वारा। जो पद्मश्री है उस पद्मश्री से किरण मजूमदार शाह जो है इन्हें नवाजा जा चुका है। पद्मश्री के अलावा अगर मैं बात करूं तो 2005 जो है उस 2005 में इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। तो हमारे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के जो 2 सम्मान हैं, हम बात करें पद्मश्री जो कि चौथा नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण जो कि दूसरा नागरिक सम्मान है, ये दोनों ही इनको क्या किए जा चुके हैं, दिए जा चुके हैं। और ये दोनों ही सम्मान जो हैं, ये दोनों ही सम्मान इनके ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इस कॉर्पोरेट सेक्टर और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में इनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों के लिए दिए गए। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की अगर बात की जाए, फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी होती है उन 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भी इनका नाम जो है वो इनका नाम क्या है, शामिल है। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों को याद रखनी है। अगर मैं बात करूं यूएसआईबीसी की, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की जो स्थापना है, ये स्थापना यूएसआईबीसी की जो हुई थी ये 1975 में हुई थी। ठीक है, 1975 जो है उस 1975 में इस काउंसिल की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। निशा देसाई बिस्वास जो है, ठीक है, इसकी जो चेयरमैन है प्रेजेंट में वो कौन है, वो है निशा देसाई बिस्वास। और निशा देसाई के साथ साथ ये यूएसआईबी, और यूएसआईबी का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो मुख्यालय कहां पर है, वो मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी जो है उस वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, मुख्यालय। इतनी बातें जो है वो इतनी बातें हम लोगों को याद रखनी है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जो पूरी दुनिया में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितनी भी उद्यमिता की दुनिया है उसको प्रोत्साहित करती है और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1975 में की गई। निशा देसाई यहाँ की प्रेजेंट चेयरमैन है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और किसको चुना गया है इसकी वाइस चेयरमैन के रूप में किरण मजूमदार शाह को चुना गया। इतनी बात जो है वो इतनी बात हम लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो है ये किरण मजूमदार शाह हैं, आप सभी जानते होंगे। बायोकॉन इनके साथ जोड़ लीजिए, नाम याद रखना चाहिए हमेशा। अगला प्रश्न जो है वो रक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और रक्षा के क्षेत्र में किस देश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दूसरा देश है, भारत का नहीं है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है आप लोगों के सामने। मिसाइल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, डिफेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया है। अफगानिस्तान, उत्तरी कोरिया, जापान या फिर पाकिस्तान। भारत का नाम नहीं है दोस्तों, भारत का नाम नहीं है, इसका मतलब भारत की तो नहीं है, इतना हमें ध्यान रखना है। नमस्कार सभी को, नमस्कार। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दीपिका कंवर बीकानेर से आपका प्रणाम संबंध किया। चलिए, बिल्कुल मुझे पता चल रहा है आप सब लोगों को क्लास बहुत पसंद आ रही है और मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप अभी जितना क्लास में जुड़ रहे हैं ना, आप लोगों को पसंद आ रही है। अपने चाहने वालों तक, अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इस क्लास का क्या उठा सकें, आनंद उठा सकें। जितना बड़ा समूह होगा, जितना बड़ा हुजूम होगा, उतनी ही मेरी भी बढ़ाने की जो स्पीड है ना और मेरी भी बढ़ाने का जो कौशल है वो विकसित होगा। मुझे भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन जो है वो इन चीज़ों से मिलता है और वो आप ही लोग दे सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है 100% जो है वो 100% डी आंसर जो है वो बच्चों के द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है, दिया जा रहा है। देखते हैं इस प्रश्न का डी उत्तर जो है वो सही है या नहीं है। डी क्या है, डी है हमारा प्यारा पाकिस्तान। ठीक है, डी क्या है बच्चों, डी है हमारा प्यारा पाकिस्तान। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है जितने भी बच्चों ने दिया है। देखिए, दुनिया जो है वो कोरोना से लड़ने में लगी हुई है।
दुनिया जो है, ऐसा बोला गया है जब ये मिसाइल की लॉन्चिंग हुई, मैं कितने बजे पढ़ाती हूँ, देखो जो बच्चे पूछ रहे हैं, मेरी क्लास सुबह 7 बजे से शुरू होती है बच्चों, ठीक है। मेरी क्लास जो है वो क्लास यहाँ पर सुबह 7 बजे से क्या होती है, शुरू होती है, और जब तक खत्म नहीं होती तब तक चलती रहती है। तो पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है, उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या रखा गया है, बैलिस्टिक मिसाइल का नाम रखा गया है शाहीन 3। इसको क्या किया है, इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया है। अब इसके बारे में एक तथ्य जो है, वो तथ्य ये कहा जा रहा है कि जहां पर दुनिया जो है वो पूरे कोरोना से लड़ने में लगी हुई है, वहीं पर जो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत की युद्ध क्षमता को देखते हुए बौखला चुका है और वो अपने हथियारों को जुटाने में लगा हुआ है। वो जो है वो अपने हथियारों को जुटाने में लगा हुआ है। अगर इस मिसाइल की मैं बात करूं, शाहीन 3 की, मैंने बोला सतह से सतह पर मार कर सकती है, लेकिन रेंज क्या है, रेंज है 2750 किलोमीटर। 2750 किलोमीटर रेंज तक ये क्या कर सकती है, वार कर सकती है, ठीक है। 2750 किलोमीटर रेंज तक क्या कर सकती है, ये वॉर कर सकती है। और वॉर करने के साथ साथ इसका सफल परीक्षण जो है वो पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में क्या हुआ है, किया गया है। लाइक और शेयर बनता है। चलिए, एनटीसीपीसी की असेंबली में बम फोड़ना है मैम आपकी ब्लेसिंग से। गौतम सिंह जी बिल्कुल, बम क्या, हम परमाणु बम, एटम रिएक्टर, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे उत्तरी कोरिया वाले को, उसको भी पछाड़ देंगे। लेकिन उसके लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, डेली क्लास में आना बहुत ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। ये पाकिस्तान है भाई लोगों, ठीक है, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान, मुद्रा पाकिस्तान रुपया, और देश जो है वो डूबने के कगार पे है। इतना कर्ज जो है वो इस देश के ऊपर है। चलिए अगला प्रश्न। अब देखिए, कल भी जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ज्योग्राफिकल इंडेक्स की बात की जाती है, नेशनल लेवल का प्रश्न है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है। जहां पर हम जीआई टैग की बात करते हैं, वहां जीआई टैग जो है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, उन पर्टिकुलर उत्पादों को दिया जाता है जो उत्पाद उस क्षेत्र की पहचान है, और उस पहचान को दुनिया को बताना है, और उसी के साथ साथ उसके विक्रय को बढ़ावा देना है। हाल ही में सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुंदरबन और सुंदरबन का शहर, लेकिन आप ये तो बता दीजिए मुझे कि ये सुंदरबन जो है ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ये सुंदरबन जो है ये किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताना है हमें। वेस्ट बंगाल आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का, जितने भी जुड़ते रह रहे हैं, लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों। बी मैक्सिमम आंसर जो आ रहा है वो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है, एग्जैक्टली करेक्ट है। सुंदरबन जो है ये सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन। और सुंदरबन किस में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और मैंने आप लोगों को कल बताया था, ये पॉइंट जो है ये आप लोगों को याद रखना है कि जहां पर हम जीआई टैग की बात करते हैं, जीआई टैग को लेकर एक अधिनियम जो है वो अधिनियम बनाया गया था, जिस अधिनियम के फलस्वरूप उस साल के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की पहचान वाले जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को दुनिया में पहचान दिलाने प्लस उन उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए ये जो जीआई टैग है ये काम करता है। और 1999 में ये नियम बनाया गया था। ये साल जो है याद कर लो, ये साल जो है, ये साल आपको क्या करना है, याद करना है। 1999 में जीआई टैग अधिनियम जो है, ये जीआई टैग अधिनियम बनाया गया था। और हाल ही में किन किन चीजों को जीआई टैग बनाया, देखिए कल ही आपको बताया था जम्मू और कश्मीर का कौन सा, गुच्छी मशरूम। कल ही बताया है कि जम्मू और कश्मीर का जो गुच्छी मशरूम है उसको जीआई टैग मिला है। उसी के साथ साथ जम्मू और कश्मीर की जो कश्मीरी केसर है, इस कश्मीरी केसर को भी हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम में अभी हाल ही में डल्ले खुरसानी मिर्च जो है, ठीक है, सिक्किम में हाल ही में कौन सी मिर्च, डल्ले खुरसानी मिर्च जो है, सिक्किम की डल्ले खुरसानी मिर्च को भी हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग जो है वो जीआई टैग दिया गया है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में कोहबर और सोराई को मिला है मणिपुर का काला चावल, मणिपुर। और हाल ही में मणिपुर का जो ब्लैक राइस है, काला चावल जो है, जिसे दुनिया आज तक नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे, उस मणिपुर के काले चावल को भी ये जीआई टैग जो है, ये जीआई टैग क्या हुआ है, दिया गया है, ठीक है। अगली बात अगर हम बताएं तमिलनाडु, और तमिलनाडु का जो पंचमीर्थम प्रसाद है, उस पंचमीर्थम प्रसाद को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। कश्मीरी केसर, गुच्छी मशरूम, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया। जीआई टैग क्या होता है, देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न इस बच्चे ने किया है मुझसे। जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है बच्चों ज्योग्राफिकल इंडेक्स,
ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं भौगोलिक संकेतक, हमारे देश और दुनिया में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो उनकी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से किसी एक निश्चित क्षेत्र में ही उगते हैं, ठीक है। अगर मैं कश्मीरी केसर की बात करूं तो राजस्थान में नहीं उग सकती, कश्मीर में उगेगी, और उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो विशिष्ट पहचान है उस उत्पाद के रूप में, उस विशिष्ट पहचान से उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उस क्षेत्र में उत्पादित उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए और उसकी एक अलग पहचान और उसके विक्रय को बढ़ावा देने के लिए ये भौगोलिक संकेतक जो है ये उन पदार्थों को दिया जाता है, ठीक है। ये किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? 1999 में इसके तहत एक अधिनियम बना था, उसके तहत दिया जाता है। हाल ही में किस किस को दिया गया है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे तो बहुत सारी चीजों को मिल चुका है, और कितने साल के लिए दिया जाता है ये और बता देती हूँ बच्चों। एक चीज यहां पर और जोड़ सकते हो, ये जीआई टैग जो है ना, ये जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। अगर इनमें से किसी भी उत्पाद को जीआई टैग मिल गया है तो वो कितने समय के लिए मिला है? 10 साल के लिए मिला है। 10 साल के बाद जो है इस भौगोलिक संकेतक को वापस जो है वो रिन्यू कराना पड़ता है, क्योंकि सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानना बनता है। यहाँ की राजधानी कोलकाता, राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, कलकत्ता हाईकोर्ट, शेफाली राज्य के पुष्प, व्हाइट नेट किंगफिशर पक्षी, फिशिंग कैट यहाँ का राज्य के पशु, चेटियन यहाँ का राज्य के वृक्ष, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, नेपाली भाषा यहाँ पर बोली जाती है। काठी जो है वो काठी लोक नृत्य कहाँ का मशहूर है? पश्चिम बंगाल की देन है। गंगा, हुगली, दामोदर, भागीरथी और मयूराक्षी ये नदियां जो हैं ये पश्चिम बंगाल से बहती हैं। और भूमिज, संथाल, लेपचा, संतल, मुनस, भूटियां ये जनजातियां जो हैं, ये जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं? ये जनजातियां जो हैं ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है ये एक इंडेक्स से रिलेटेड है, और इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। कल मैंने आप लोगों को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बताया था, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा। कल का ही प्रश्न है। आज एक नया इंडेक्स मैं आप लोगों को बता दूं, जिसमें शीर्ष स्थान जो था ना वो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, वो किसका था? कर्नाटक का था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 जो है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 जो है, इस 2021 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? ठीक है, 2021 में जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 है, इसमें कौन सा देश शीर्ष पर आया? देखिए बच्चों, जीआई टैग के जितने भी लोग बात कर रहे हैं ना, इस जीआई टैग को लेकर मैं एक सेशन आप लोगों का ले चुकी हूं, जिसमें 2020 में किन किन पर्टिकुलर उत्पादों को जीआई टैग मिला है वो मैंने पूरी चर्चा यहां पर की थी। आप उस क्लास को जरूर देखिए, आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। चाइना जो है वो मेरे पास आंसर आ रहा है, चाइना जो है आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। चाइना के साथ साथ अमेरिका को भी तर्जो दे रहे हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर, पहले हम बात करते हैं किसकी? ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, कि ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये किस क्षेत्र में जो है वो रैंकिंग करता है, ठीक है, किस क्षेत्र में इंडेक्स? तो देशों की जो सैन्य ताकत है, विभिन्न देशों और विभिन्न देशों की जो सैन्य ताकत है और उस सैन्य ताकत की जो क्षमता है, ठीक है, उस सैन्य ताकत की क्षमता का आकलन जो है वो आकलन इस इंडेक्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सैन्य ताकत और सैन्य ताकत की क्षमता, उसके आधार पर इस इंडेक्स का आकलन किया जाता है। अगर मैं बताऊं कि इस इंडेक्स में पहला देश कौन सा है, तो पहला स्थान जो मिला है वो किसको मिला है? अमेरिका को मिला है। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट इज अमेरिका। अगर अमेरिका के बारे में चर्चा की जाए तो पहला स्थान जो है वो अमेरिका को दिया गया है, दूसरा स्थान जो है वो इसी इंडेक्स में रूस को मिला है, और तीसरा स्थान जो है वो चीन को मिला है। और अगर मैं टोटल बात करूं कि कितने देश जो हैं वो, कितने देशों को इस इंडेक्स में शामिल किया गया था, तो टोटल 138 देश हैं, जिन 138 देशों की रैंकिंग जो है वो रैंकिंग इसमें क्या हुई है, की गई। अगर भारत पूछे कोई, भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत बच्चों इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर है, ठीक है। भारत अगर कोई पूछे कि भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत जो है वो इस रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुस्तकों से जुड़ा हुआ है, और पुस्तकों को लेकर प्रश्न जो है वो हमसे परीक्षा में पूछे भी जाते हैं बच्चों। पुस्तक के बारे में बात की जा रही है, और पुस्तक किसके बारे में? कल ये खबर मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, प्रश्न नहीं पढ़ाया था, लेकिन न्यूज मैंने आप लोगों को बताई थी कि हाल ही में गोवा के सीएम द्वारा मनोहर पार्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। गोवा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है, मनोहर पार्रिकर जी के ऊपर पुस्तक है, लेकिन पुस्तक के लेखक कौन है ना, वो लेखक के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना है। कानपुर से अंकित यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और भी जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों, और फटाफट से क्लास से बने रहिए, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है आपके पास डी, और वो है वामन सुभा प्रभु।
वामन सुभा प्रभु जो है उनके द्वारा ये मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक जो है वो क्या की गई है, लिखी गई है। देखिए मनोहर पारिकर की अगर बात की जाए तो मनोहर पारिकर का पूरा नाम जो था वो मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर था। मनोहर पारिकर जी का पूरा नाम जो था वो मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर था। और ये कहाँ के, ये गोवा के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, गोवा जो है उस गोवा के सीएम पद पर जो है वो सीएम पद पर ये क्या हो चुके हैं, रह चुके हैं। और सीएम पद पर रहने के साथ साथ अगर बताया जाए कि कब से कब तक रहे हैं तो 14 मार्च 2017 जो है, उस 14 मार्च 2017 को ये मुख्यमंत्री जो है उस मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। और इससे पहले 2000 से 2005 जो है वो 2017 से तो वर्तमान तक ये क्या थे, जब तक इनकी मृत्यु हुई गोवा के मुख्यमंत्री थे। 2000 से 2005 में भी ये गोवा के क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। और सीएम रहने के साथ साथ ही अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 के बीच में हमारा जो भारत है, और भारत में उस टाइम मोदी जी की सरकार थी क्योंकि ये बीजेपी से हैं, तो हमारा भारत जो है उस भारत के विदेश रक्षा मंत्री जो है उस रक्षा मंत्री के पद पर भी ये रह चुके हैं। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उस रक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन्हें भारत का रक्षा मंत्री जो है वो अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 के बीच में क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। अगर मैं बात करूं जून 2020 की तो बच्चों जून 2020 में इन्हें पद्म भूषण से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। ठीक है, जून 2020 जो है उस जून 2020 में इनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए और राजनीति में बेहतर कदमों के लिए इन्हें पद्म विभूषण जो है उस पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी 17 मार्च 2019 को। 17 मार्च 2019 को कैंसर की वजह से जो है उनकी मृत्यु हुई थी। और इनके द्वारा राजनीति में जितना भी श्रेष्ठ कार्य किया गया है उस सभी के बतौर इन्हें जो ये पुरस्कार है, उनके लिए जो पुस्तक है, ये पुस्तक क्या की गई है, लिखी गई है। अब पुस्तकों की अगर बात आती है ना बच्चों, तो कुछ पुस्तकें और भी हैं जो प्रेजेंट टाइम में फेमस चल रही हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मिशन नहीं है, ये मसीहा है। ये मिशन नहीं है, ये मसीहा है। आई एम नो मसीहा। इन पुस्तकों के लेखक जो हैं, ये लेखक भी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं योर्स बेस्ट डेज टुडे, तो हाल ही में ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक अनुपम खेर द्वारा लिखी हुई है। और अनुपम खेर को आप में से कोई नहीं जानता, कौन नहीं जानता होगा। अनुपम खेर जी जो हैं, उन अनुपम खेर जी के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास में लाइव हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है आपका। अब आप अपने दायित्व को किस हद तक पूरा करते हैं ये मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। अगला प्रश्न अगर मैं बात करूं, आई एम नो मसीहा, तो आप सभी लोग जानते होंगे कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले जो अभिनेता थे सोनू सूद, उन सोनू सूद को मसीहा मान लिया गया है। मंदिर तक इनके नाम पर बना दिया गया है। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, आई एम नो मसीहा। ओह मिजोरम की अगर बात की जाए तो ओह मिजोरम नामक पुस्तक जो है ये PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई है। PS श्रीधरन पिल्लई जो है, उन PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा ओहो मिजोरम नामक पुस्तक भी हाल ही में लिखी गई है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है, ये पुस्तक जो है ये उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है, जो पूर्व में क्या रह चुके हैं, RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। और अगर मैं बात करूं एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो लिखी गई है ये हाल ही में शशि थरूर के नाम द्वारा लिखी गई है। ये राइटर आप लोगों को नाम याद रखने हैं। और ये पुस्तकें जो हैं, ये पुस्तकें हाल ही में क्या की गई हैं, इन पुस्तकों को इन लेखकों द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, और एक प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न मैं अपने राजस्थान से लेकर आई हूँ। मेरी क्लास जो है बच्चों, जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं, मेरी क्लास जो है वो मेरी क्लास सुबह 7 बजे से होती है और जब तक चलती है, जब तक हमारा पूरा कंटेंट जो है वो खत्म नहीं हो जाता है। तो हाल ही में राजस्थान उपभोक्ता आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो किससे बनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न से जुड़े हुए बहुत अच्छे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी है मेरे पास आप लोगों के लिए। जल्दी से बताइए पहले इस प्रश्न का उत्तर। बीकानेर से भगवान कटारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो बच्चों। हम लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ रहे हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सही उत्तर है बी, यानी बनवारी लाल शर्मा। हाल ही में राजस्थान, और राजस्थान कौन सा? उपभोक्ता आयोग। और इस राजस्थान उपभोक्ता आयोग का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बनवारी लाल शर्मा जी को बनाया गया है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं अधिनियम की, तो देखो बच्चों, हमारे देश में एक अधिनियम है, वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम।
और ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ना बालकों, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया है? ये बनाया गया था 1986 में, 1986 में ये अधिनियम बना था। और इस अधिनियम के तहत जो है वो ये नियम है कि हर राज्य में एक राज्य उपभोक्ता आयोग जो है, उस राज्य उपभोक्ता आयोग का गठन किया जाएगा, जो उस राज्य में उपभोक्ताओं की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी उनकी शिकायतें हैं, उन सभी शिकायतों की निपटान प्रणाली का क्या करेगा? समाधान करेगा। 1986 में इसको बनाया गया था। लागू किस तारीख से हुआ था? ठीक है, अधिनियम 1986। अगर आपसे पूछे कि ये अधिनियम जो है ये किस तिथि से लागू हुआ था, तो 24 दिसंबर 1986 जो है वो 24 दिसंबर 1986 से इस अधिनियम को क्या किया गया था? लागू किया गया था, जिसके तहत ही राज्यों में उपभोक्ता आयोग के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया। और राजस्थान के उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष जो है, नया अध्यक्ष, वो किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है बनवारी लाल शर्मा को। अगेन नियुक्ति से जुड़ा प्रश्न, लेकिन उससे जुड़े हुए काफी अच्छे प्रश्न आप लोगों के सामने, इससे जुड़े हुए कई अच्छे प्रश्न हमारे सामने, दिवसों से रिलेटेड प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। उपभोक्ताओं की बात हुई है, हम लोग उपभोक्ता हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं, तो राष्ट्रीय और विश्व 2 उपभोक्ता दिवस मनाए जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जिस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 24 दिसंबर को, उस 24 दिसंबर को ही हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस की अगर क्या की जाए, बात की जाए, तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ये 2 तारीख तो आप लोगों उपभोक्ताओं से रिलेटेड अपने जहन में याद कर लीजिए। ठीक है, पहली चीज 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। तीसरी चीज, राजस्थान उपभोक्ता आयोग का गठन जो है, जिस उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष की मैं आज आपसे बात कर रही हूं, उस उपभोक्ता आयोग का गठन जो है वो गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया था 26 मई 1988। ये तारीख भी याद कर लो राजस्थान के सभी बच्चे, राजस्थान से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है। 26 मई 1988 को हमारे राजस्थान में जो उपभोक्ता आयोग है, उस उपभोक्ता आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अगली चीज आप लोगों के सामने कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है, जो नया अधिनियम बना है, जिस नए अधिनियम में पुराने अधिनियम की तुलना में कई फेरबदल किए गए हैं। 1900 हम लोगों ने जो अधिनियम पढ़ा ये 1986 का, इसके बाद 2019 में फिर ये अधिनियम जो है इसमें संशोधन किए गए और नया अधिनियम हमारे सामने आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस 2019 को कब लागू किया गया था? तो बच्चों 2019 वाला जो अधिनियम है ये लागू हुआ था 20 जुलाई 2020 को। 20 जुलाई 2020 को। इस अधिनियम में उपभोक्ता के कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो इस अधिनियम में उपभोक्ता के 6 अधिकार जो हैं, उन 6 अधिकारों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। वो 6 अधिकार कौन से हैं? वो 6 अधिकार है चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, क्षतिपूर्ति का आधार और उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार। ये 6 अधिकार जो हैं, इन 6 अधिकारों को इस अधिनियम में क्या किया गया है? बताया गया है। इतनी चीजें जो है ना आप लोगों को बता दी हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके पास स्टैटिक जीके के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। कल थी 21 जनवरी 2021 को और कुछ क्विज जो है वो क्विज मैं आप लोगों के लिए सस्पेंस जो है छोड़ के जाती हूँ क्लास में डेली। कल के जो प्रश्न थे वो कल के प्रश्न आप लोगों के सामने क्या थे? देखिए, कल का जो पहला प्रश्न था बच्चों, वो पहला प्रश्न था हमारे सामने कि नटराज की कांस्य मूर्ति जो है ये किस वर्ष से संबंधित है? नटराज की जो कांस्य मूर्ति है, ये कांस्य मूर्ति जो है इसका संबंध किस वंश से है? तो इसका जो संबंध है वो संबंध कौन से वंश से है बच्चों? चोल वंश से। जितने भी बच्चों ने चोल वंश आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी बच्चों ने यहाँ पे क्लास को शेयर किया है, लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। बने रहिए, जुड़े रहिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। रजिया सुल्तान जो थी, ये रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? ये अल्तुनिया की पत्नी थी। ठीक है, किसकी? अल्तुनिया की। तो जिन बच्चों ने 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, सबसे पहले उत्तर दिए, सबसे तेज उत्तर दिए, वो ये सारे बच्चे हैं। सुरेश मीना बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर देता है ये बच्चा। सुरेश मीना, इंदिरागढ़ पूरा नाम है इसका। शौकत खान, मनीषा सिंह, मदन बिश्नोई, दीपिका शर्मा, सिमी आजमी और सुधा सिंह, ये वो सारे बच्चे हैं जिन सभी बच्चों ने इन प्रश्नों के सबसे पहले सबसे तेज उत्तर दिए। और आज के जो प्रश्न है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम इसी तरीके से यहाँ पर डैशबोर्ड पर आना चाहिए, तो आज के जो 2 प्रश्न है 22 जनवरी 2021 के, वो आप लोगों के सामने है। जिसमें पहला प्रश्न जो है, आज मैंने थोड़ा सा साइंस का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। जितने भी हरे फल होते हैं, उन हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? एथिलीन का, एसिटिलीन का, इथेन का या फिर मिथेन का?
हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस जो है वो कौन सी है? एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या फिर मीथेन। अगली चर्चा हम करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उसमें क्या उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर जो हैं, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करने, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के उत्तरों का आकलन कर सकूं। यहां पर अगर देंगे तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी आपके आंसर्स को। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, अब तो क्लास खत्म हो गई, प्लीज लाइक कर दो और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इस चैनल पर आगे चलने वाली जितनी भी कक्षाएं हैं जो रीट, राजस्थान पटवार और वनपाल वन रक्षक के लिए आयोजित की जा रही हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिल सके और आप उन क्लासेस से क्या हो सके, जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 7 बजे इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, इतनी ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ, और आप सभी लोगों के साथ मिलते हैं कल। धन्यवाद। और बच्चों आप लोगों को ये भी मैं बता देती हूँ, देखिए जल्दी से एक सूचना और है आप लोगों के लिए। मैंने शुरू में भी बताया था क्लास के कि आप लोगों का जो प्रश्न होता था कि एपेक्स मैम जो है, एपेक्स कोचिंग कहाँ है, ऑफलाइन कहाँ है, तो एपेक्स के ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो ऑफलाइन बैचेस भी जल्द ही 28 जो जनवरी है उस 28 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। और उन बैचेस में अपने स्थान को सुनिश्चित करने के लिए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए। अपना रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है और नंबर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोचिंग के बारे में कुछ भी पूछना हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में कुछ भी पूछना हो, आप इस नंबर पे बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो निर्धारित करा सकते हैं। तो ऑनलाइन के साथ साथ मिलते हैं आने वाले समय में आप लोगों के साथ ऑफलाइन बैचेस में भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।